हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के क्विक रिवीजन की सीरीज़ का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप कॉर्नर में आई बटन से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें आपको सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे क्विक रिवीजन, देखेंगे पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे वैदिक एज का। उसके बाद से हम देखेंगे ऋग्वेद के वैदिक एज के बारे में, फिर हम देखेंगे वर्ण सिस्टम के बारे में, फिर हम देखेंगे पोस्ट वैदिक एज के बारे में, फिर लास्ट में हम देखेंगे ब्राह्मण्स, अरंक्यास और उपनिषद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो पहला पॉइंट है, हु इज़ द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। इंडिया की आर्कियोलॉजी के जनक कौन थे या कौन हैं? इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम्स। तो ये इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो लोथल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो इसका आंसर है भोगवा रिवर। अगला है, मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वेयर बेंगल्स वर फाउंड, यानी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पे बेंगल्स यानी चूड़ियाँ मिली थी। तो इसका आंसर क्या है? कालीबंगन। नेम द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकेवेटर यानी डिस्कवरर यानी जिन्होंने खुदाई करी थी, वो कौन थे? दयाराम साहनी। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर मोहनजोदारो वॉज सिचुएटेड, यानी हमें उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहाँ पे मोहनजोदारो था, बसा हुआ था। तो उसका नाम है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। R3 क्रीमेटोरी वॉज डिस्कवर्ड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। जो R3 क्रीमेटोरी है वो कौन सी साइट पे डिस्कवर हुआ था? तो कौन सी साइट थी? हड़प्पन साइट थी। लैंग्वेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? तो वो थी बोस्त्रोफेदॉन लैंग्वेज। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं वैदिक एज के बारे में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1600 टू 500 BC। वेदास वर कंपाइल्ड बाय वेद व्यास। कहते हैं कि जो वेदास है वो किन के द्वारा कंपाइल्ड किया गया है? वेद व्यास के बारे में। जो लैंग्वेज है वेदास की वो क्या है? संस्कृत लैंग्वेज है। वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा वैदिक एज है उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक एज और दूसरा है पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक एज। जो ऋग्वैदिक एज है वो 1600 से 1000 BC तक का एज है, और जो पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक एज है वो 1000 से 500 आई थिंक यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 500 BC तक है। अब हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक एज के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो इसका टाइम पीरियड क्या है वो 1600 से 1000 BC के तक का जो इसका टाइम पीरियड है। ऋग्वेद वॉज रिटन इन दिस पीरियड। इस पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। जो ऋग्वेद है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वेद पीपल वर एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस पीरियड के लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? पशुपालन उनका मेन ऑक्यूपेशन था, फार्मिंग या एग्रीकल्चर नहीं था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ऋग्वैदिक पीरियड के इंटेलेक्चुअल वुमेन्स के नेम्स यहाँ पे कुछ हैं जो आप जान लें, और क्वेश्चन इससे बनेगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो कुछ वुमेन्स के नाम हैं जैसे कि अल्पा, घोषा, विश्वरा या और लोपामुद्रा। ये कुछ फेमस वुमेन्स हैं जो कि किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है? ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनता है। अगला हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। देयर आर 10 मंडल्स एंड 1028 हाइमन्स। ऋग्वेद में 10 मंडल्स हैं और 1028 हाइमन्स हैं। फर्स्ट एंड 10th मंडल्स आर द न्यूएस्ट अमंग देम। और इन 10 मंडल्स में जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया है, यानी सबसे नया लिखा गया है। मेन गॉड वॉज इंद्रदेव। जो इस टाइम पीरियड के मेन गॉड थे वो कौन थे? इंद्रदेव थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज पुरंदर, और इन्हें हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र इज रिटन इन 3rd मंडल। जो गायत्री मंत्र है वो 3रे मंडल में लिखा गया है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। देयर वॉज नो टैक्सेशन सिस्टम इन द ऋग्वैदिक पीरियड।
ऋग्वैदिक पीरियड में कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, यानी कोई कर नहीं वसूलता था। सोसाइटी वॉज डिपेंडेंट ऑन वॉलेंटरी टैक्स। जो वॉलेंटरी टैक्स था उस पर पूरी सोसाइटी डिपेंडेंट थी, मतलब कि जो आपके मन में आया वो आपने दान दे दिया, इसी पे डिपेंडेंट थे। काव वॉज द सेक्रेट एनिमल नोन एज अघन्या। जो काव थी वो सबसे सेक्रेट एनिमल थी और उन्हें हम अघन्या भी कहते थे। और अघन्या का मतलब होता है नॉट टू किल, यानी जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। अगला हम देख लेते हैं वर्ण सिस्टम, जो कि ऋग्वैदिक टाइम में था। ऋग्वैदिक एज वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन नॉट बाय बर्थ। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऋग्वैदिक एज था उसमें जो इंसान काम करता था उसके हिसाब से वो उस वर्ण में कैटेगराइज होता था, यानी वो जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं था। जो भी वो काम करता था उसके बेस पे वो ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की कैटेगरी में आता था। यानी अगर एक फैमिली है, इसमें जो फादर है वो टीचिंग करते हैं, जो सन है वो फाइट करता है, जो अंकल हैं वो बिजनेस करते हैं, तो एक फैमिली के अंदर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है इन ऋग्वेद सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। सबसे जो हाईएस्ट रैंकिंग वर्ण था वो कौन सा था? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? टीचिंग्स था। अगला था क्षत्रिय। क्षत्रिय का मेन ऑक्यूपेशन था फाइटिंग या प्रोटेक्शन। अगला है वैश्य। वैश्य बिजनेस से रिलेटेड था। और शूद्र जो था वो लेबर या आपका सर्वेंट का काम करते थे। अब हम देखते हैं पोस्ट वैदिक एज के बारे में। पोस्ट वैदिक एज में आपका सबसे पहला आता है यजुर्वेद। दिस वेद इज रिलेटेड टू यज्ञ, यानी यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में दिया गया है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यजुर्वेद को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यजुर्वेद कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में डिवाइडेड है। अगला है सामवेद। साम मीन्स होता है म्यूजिक। साम का मतलब क्या होता है? म्यूजिक होता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक वॉज फाउंड फ्रॉम सामवेद। यानी पहला एविडेंस इंडियन वोकल म्यूजिक का हमें कहाँ से मिलता है? सामवेद से मिलता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन टाइप है, आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद मिलके क्या बनाते हैं? त्रिवेद या वेद त्रयी बनाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और इसमें कन्फ्यूज़न होता है। और आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यानी फर्स्ट 3 वेद जो हैं वो मिलके त्रैवेद यानी वेद त्रयी को बनाते हैं। अगला है अथर्ववेद, जो कि लास्ट वेद है। दिस वेद इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वेदास। ये जो वेद है वो पुराने वेदों से बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। एविडेंस ऑफ मेडिकल साइंस एंड मैजिक वर ऑल्सो फाइंड फ्रॉम दिस वेद। इस वेद में से हमें मेडिकल साइंस के एविडेंस और मैजिक के एविडेंस भी मिलते हैं। दिस वेद इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशियस स्टोरीज। इस वेद में बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। एविडेंस ऑफ स्वयंवर सिस्टम ऑल्सो फाइंड। जो आपका स्वयंवर सिस्टम है उसके भी एविडेंस इसी वेद से हमें मिलते हैं। अगला हम देखते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या होते हैं? ब्राह्मणास आर द एक्सप्लेनेटरी बुक ऑफ वेदास। ब्राह्मणास एक्सप्लेनेटरी बुक होते हैं वेदास को, यानी वेदास को ईजी लैंग्वेज में समझाने के लिए ब्राह्मणास होते हैं। अब ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मणास हैं? अतैर्य और कौशिकटी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मणास कौन से हैं? अतैर्य और कौशिकटी। यजुर्वेद के कौन से हैं? सतपथ और तत्रीय। सामवेद का है पंचविश और जमनीय। अथर्ववेद का है गोपथ। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद का है अतैर्य और कौशिकटी। यजुर्वेद का है सतपथ और ततैर्य। सामवेद का है पंचविश और जमनीय। अथर्ववेद का है गोपथ। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न होने चाहिए। अगला हम देखते हैं ब्राह्मणास के बाद में आता है अरण्यकास। अरण्यकास क्या होते हैं?
दीज वर द एक्सप्लेनेटरी बुक ऑफ ब्रह्मनास, यानी ये ब्रह्मनास के भी एक्सप्लेनेटरी बुक्स होते हैं। और टोटल अरण्यकास कितने हैं? 7 हैं। अगला है उपनिषद्स। उपनिषद्स क्या होते हैं? कंक्लूसिव पार्ट ऑफ वेदास आर नोन एज उपनिषद। जो वेदास हैं उनका कंक्लूसिव पार्ट क्या होता है? उपनिषद होते हैं। और टोटल कितने उपनिषद है? 108। ये आपको नंबर याद करना इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट उपनिषद है जैसे चंदोगया उपनिषद, ये ओल्डेस्ट वन है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, चंदोगया उपनिषद। अगला है सत्यमेव जयते। ये जो फ्रेज़ है ये कहाँ से लिया है? ये मुंडको उपनिषद से हमने लिया है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था सेकंड वीडियो इस सीरीज़ का। इसके बाद से आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।